तो आने दो। हेलो हेलो। हेलो। जी सर। यस सर। हाँ, हम लोग जो बात कर रहे थे ना, जो सेकेंडरी साइड में जो एक बॉक्स रहता है मास्ट पर, जहाँ पर सेकेंडरी साइड का दोनों टर्मिनल आता है, वहां पर फ्यूज या एमसीबी रहेगा। तो यहाँ दिख रहा है पिक्चर में? यस सर। यस हैं? सर, फ्यूज है। सही साहब, हाँ। और देखो, एक चीज और देखो, हम लोग जो है ओएचई से सप्लाई लिए थे, और ये फ्यूज में दिए थे ना। वो जो तार बोले थे ना, जो फ्यूज नीचे वाला लोअर लोअर जॉ से जो 80 में बुशिंग में आएगा, हम लोग 7 mm का एक ड्रॉपर का तार रहता है। ओएचई में जो है ना, ड्रॉपर का होता है यूज, 7 mm का कॉपर का तार रहता है ये। यहाँ पर क्या लगा हुआ है इस हेलो, इस पिक्चर में आप लोगों को क्या दिख रहा है? कॉशन बोर्ड पर क्या लगा हुआ है? कॉशन बोर्ड है। तो जब आप मेंटेनेंस करने के लिए जाइएगा, तो इस पिक्चर में देखिएगा कि नहीं, मास्ट पर ये जो है 25,000 वोल्ट का जो है कॉशन बोर्ड लगा है कि नहीं लगा है? अच्छा। जी सर। उसके बाद आपको अ, इस मास्ट पे एक कहाँ पर गया, देखो, मेंटेनेंस करने के समय क्या क्या चीज और देखना है इसमें मालूम है? यहाँ एक पिक्चर देखो, यहाँ आपको ये दिख रहा होगा, सही से तो नहीं दिख रहा होगा। यहाँ देखो, इस पिक्चर में कुछ नीचे दिख रहा है? जी सर, सर। नहीं नहीं, वो एंगल जो है ना, उस एंगल पे क्या रहता है बता रहा हूँ। जो कांटा तार रहता है ना, तार जिस कांटा टाइप का, उसको समझे ना? उसको उसको जो है ना, हम लोग इस मास्ट पे चारों तरफ लगा देते हैं। इसलिए लगा देते हैं कि इस पर कोई आदमी, जो बाहरी आदमी चढ़ ना पाए, समझे ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं, बार बार वायर, उसको बोलते हैं एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस।
अभी हम मेंटेनेंस और डिफेक्ट दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं। हेलो, मेंटेनेंस और डिफेक्ट हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो जो आपका जो ये 80 मास्ट है, इस 80 मास्ट पर देखिए 80 के नीचे जो है ना, चारों तरफ ना कांटा तार लगा हुआ रहता है घेरा में, उसको बोलते हैं एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। जी सर। ठीक है। यहाँ और मास्ट देखो, इस मास्ट पे हम लोग क्या, हाँ हाँ हाँ, तो इसका मतलब ही हुआ हम नीचे से अगर चले, हेलो, इस 80 मास्ट के अगर सबसे नीचे में चेक करना हो तो क्या चेक करेंगे? जो 80 मास्ट का 80 मास्ट का लोकेशन नंबर है कि नहीं। हेलो, ये जो हमारा 80 मास्ट, देखो हम लोग अभी एक एक करके मेंटेनेंस और डिफेक्ट साथ साथ लेके चल रहे हैं। क्या बोले, 80 मास्ट जो है इसका एक लोकेशन नंबर होगा, पहला। दूसरा, इस 80 मास्ट पे जो है हम लोग कॉशन बोर्ड चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? जी सर। नीचे में। अच्छा, 80 मास्ट में हम लोग क्या क्या चेक कर लिए यहाँ पर? जो 80 मास्ट पे लोकेशन नंबर चेक कर लिए। उसके बाद क्या चेक किए? कॉशन बोर्ड 25 केवी का लगा है कि नहीं, 25,000 वोल्ट का। इसके बाद एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस अजमेर, समझ में आया? एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। बिल्कुल सर, यस पूरा सर, आ रहा है। बिल्कुल। हाँ जी सर, आगे हाँ, समझ में। और वो कांटा कांटा तार रहता है, बार बार वायर बोलते हैं, वो हम लोग 80 मास्ट पर नीचे जो है ना लगा देते हैं, जिससे कि कोई चढ़ ना पाए, ठीक ना। तो ये हो गया एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। अच्छा, इस 80 मास्ट से जो बॉन्ड निकलेगा, एक बॉन्ड जाएगा रेल में, 80 मास्ट से रेल बॉन्ड, ठीक ना। और इस 80 मास्ट से एक बॉन्ड निकलेगा, 80 मास्ट से एक बॉन्ड निकलेगा, किस में मालूम है? अर्थ इलेक्ट्रोड में। क्या बोले, इस 80 मास्ट से एक जाएगा बॉन्ड, किस में जाएगा? रेल में जाएगा, और एक अर्थ इलेक्ट्रोड में जाएगा। तो इस 80 मास्ट से जो दोनों बॉन्ड गया है, तो उस बॉन्ड में क्या क्या चेक करेंगे? हेलो, उस बॉन्ड में क्या क्या चेक करेंगे? कनेक्टेड है कि नहीं है, सबसे तो पहले क्या चेक करेंगे? कनेक्टेड है कि नहीं है, पहला। दूसरा, अगर कनेक्टेड है तो टाइटनेस चेक करेंगे कि नहीं। हेलो अजमेर, यस सर। बॉन्ड अगर लगा है हाँ, तो कनेक्टेड है कि नहीं है, टाइटनेस चेक बिल्कुल करेंगे। सर। ये क्या रस्टेड है क्या? हेलो, ये क्या रस्टेड है क्या? ये नहीं चेक करेंगे, चेक करेंगे। इसके बाद सोचो, 80 मास्ट से बॉन्ड निकल के गया है रेल में लगने के लिए, और रेल के बगल में ये बॉन्ड जो है ऊपर की ओर उठा हुआ है, और गाड़ी का कोई भी प्रोजेक्टेड पार्ट उस बॉन्ड से लगेगा तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो हमको ये तो इंश्योर करना पड़ेगा ना, बॉन्ड जो है आपका अपलिफ्टेड नहीं है, यानी वो जो है नॉर्मल लेवल पे है। हाँ सर, वो है? सही स्थिति में होना चाहिए। बात समझ में आया? वो मतलब बॉन्ड जो है, मान लो ये मास्ट से बॉन्ड निकल के रेलवे रेलवे ट्रैक के एक रेल में जाके जुटा, वहां पर मान लो बॉन्ड थोड़ा उठ गया है, कोई गाड़ी में कोई भी प्रोजेक्टेड पार्ट रहेगा तो उससे टकरा के एक्सीडेंट होगा। तो ये चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? हेलो, जी सर, क्लियर हो? अच्छा, उसके बाद जो करेंगे। है 80 मास्ट के अराउंड में, हेलो, सराउंडिंग में, 80 मास्ट के सराउंडिंग में जो है आपका, क्या हम लोग बुशेस रहने देंगे, झाड़ी उड़ी रहने देंगे? नहीं नो सर। सर। यानी हमको 80 मास्ट के आसपास जो है बुशिंग उशिंग कुछ भी जो है, लता उता क्रीपर उरीपर जो है नहीं रहने देना है, पूरा साफ सफाई करके रखना है। अच्छा, हम लोगों को ये जो 80 मास्ट के लिए जो अर्थ इलेक्ट्रोड लगाए हैं, इसको हम लोगों को साल में एक बार तो कम से कम अर्थ रेसिस्टेंस चेक करना है कि नहीं करना है? करना है। हाँ, तो ये जो अर्थ रेसिस्टेंस चेक करेंगे तो मैक्सिमम कितना मिलना चाहिए? हाँ, मैक्सिमम कितना हमको मिलना चाहिए? 10 ओम मिलना चाहिए, ठीक है। तो मास्ट के नीचे में ये चीज पूरा जो होना चाहिए, 80 मास्ट के नीचे में जो जो चेक करना था वो सब चेक हो गया आप लोग का?
आगे बढ़े। हेलो जी सर। अखिलेश, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर बढ़ेंगे तो हमको क्या दिखेगा? 80 दिखेगा ना? हेलो, जी सर। अभी मास्ट पे हम लोग जब ऊपर बढ़ेंगे तो हम लोग को 80 नहीं दिखेगा? जी सर। अच्छा देखो, इस पिक्चर में देखो, इस 80 मास्ट के अंदर में तेल भरा हुआ है कि नहीं? सॉरी, 80 में तेल भरा हुआ है कि नहीं? हेलो, ये जो टैंक है, इस टैंक में ऑयल है कि सर, नहीं है? इसमें तेल है। हाँ सर, है। तो सीटीपीटी के तरह भी जो है हम लोग यहाँ ऑयल लीकेज का समस्या पर ध्यान नहीं देंगे क्या? देंगे सर। अगर ऑयल लीकेज होगा तो ऑयल लीकेज पर समस्या पर ध्यान देना हमको। हाँ सर। बिल्कुल सर। अच्छा, ऑयल लीकेज हो कहाँ कहाँ से सकता है? एक तो सर रेलवे बुशिंग से। से सर, एसटी बुशिंग से। अच्छा, तो वहां पर जो जो हेलो, हाँ बोलिए, ठीक है, आप लोग बोल लीजिए। हाँ, बॉडी के नट बोल्ट से नट बोल्ट अगर लूज हो जाएगा तो वैसे भी हो सकता है। हाँ, यानी गैसकेट जैसे खराब हो जाना। हेलो, सर, जैसे एक पिक्चर आउटलेट यहाँ डालो। आउटलेट वाल्व से हेलो, कुछ। जैसे देखो हम बहुत सारा एरो मार्क मार रहे हैं। हेलो, जहाँ बहुत सारा एरो मार्क बोल रहे हैं वहाँ नट बोल्ट दिख रहा है? हाँ सर। जी सर। नट बोल्ट दिख रहा है, बहुत सारा नट बोल्ट दिख रहा है। जी सर। ऐसा ही नीचे, तो क्या होगा? वहां पर ऐसा होगा, वहां पर ऐसा है, एक ऊपर वाला प्लेट है और एक नीचे वाला प्लेट है, ऐसा है ना? देखो जस्ट लाइन ड्रॉ किए हैं। तो इसके बीच में कुछ रब वाशर रहता है कि नहीं? गैस्केट रहता है कि नहीं रहता है? गैसकेट रहता है। तो गैस्केट मान लो, ऊपर वाला प्लेट नीचे वाला प्लेट है, बीच में गैस्केट है। अगर गैस्केट फटा उटा हो तो वहां से तेल लीकेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। पहला। दूसरा, अगर यहाँ पर जो नट बोल्ट है, गैस्केट बीच में है, ऊपर और नीचे वाला पोर्शन में गैस्केट है, अगर इसको हम सही से टाइट नहीं करें तो लीकेज नहीं हो सकता है? हेलो, अगर यहाँ पर हम इस नट बोल्ट को प्रॉपर टाइट नहीं करें तो ऑयल लीकेज होगा कि नहीं होगा? ईश्वर, उधर बात मत करो। हेलो, होगा होगा क्या? होगा। तो इसको हम लोग को प्रॉपर टाइट करना। अच्छा, एक काम करो, इस पिक्चर देखो, इस पिक्चर में देखो, ऊपर में बहुत सारा नट बोल्ट है ना? हेलो, है सर। है सर है। अब देखो, दो नट बोल्ट के सामने हम एरो दिखाए। हाँ सर। जी जी सर। इसको इसको दोनों को पहले दम लगा के पूरा टाइट कर, फिर गए, फिर देखो बीच में नट बोल्ट को दिखाए, हाँ इस दोनों को भी पूरा टाइट कर लिए, और बाद बिल्कुल में सर। गए बगल वाला जो दोनों बचा उसको भी पूरा टाइट कर लिए, एकदम दम लगा के। ये सही है? नहीं है सही। कैसे टाइट करना है मालूम है? कैसे टाइट करना है? ये अगर एक नट को पकड़ा पूरा टाइट कर लिया, बगल वाला नट को पकड़ा पूरा टाइट कर लिया, उसके बगल वाला, तो ऐसे में क्या होगा ना, आप जो टाइट करते हैं एक नट बोल्ट के पास, तो वहां पर क्या है, वो रबर जो है गैस्केट पूरा दब जाता है, ठीक ना? और बगल वाला नट को जब जाइएगा टाइट करने के लिए तो वहां भी दब जाएगा, लेकिन बीच दोनों नट बोल्ट के बीच में जो गैस्केट रहेगा ना, वो उठा हुआ रह जाएगा, वो प्रॉपर बैठेगा नहीं। तो भैया तरीका क्या है? जितना भी नट बोल्ट है, जहां पर भी तेल लीकेज हो सकता है, वहां पर जो गैस्केट है उसका तरीका क्या है करने का? जितना भी नट बोल्ट है सबको पहले हाथ से टाइट कर देंगे। क्या करेंगे? सभी नट बोल्ट को पहले हाथ से सबको एक साथ टाइट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे टाइट कर देंगे। फिर क्या करेंगे? थोड़ा पहला को टाइट किए, फिर लास्ट को टाइट किए, उसके बगल वाला को पहला टाइट किए, फिर सेकंड लास्ट को टाइट किए, फिर पहला से तीसरा को टाइट किए,
फिर लास्ट से तीसरा को हल्का टाइट किया, ऐसे करके जो है ना धीरे 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 सबको इवनली टाइट कर देते हैं, समान रूप से टाइट करते जाएंगे, एक ही बार पूरा टाइट नहीं करेंगे, बार बार। तो इस केस में क्या होगा, उस ज्वाइंट में जो गैस्केट रहेगा ना वो प्रॉपर टाइट होगा और लीकेज नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्लियर है सर। अच्छा, जिस नट बोल्ट से टाइट कर रहे हैं उस नट बोल्ट के थ्रेड में अगर कुछ मटेरियल आ जाए, फंस जाए, तो वहां से तेल लीकेज का समस्या नहीं रहेगा। रहेगा सर। तो हम लोग को ध्यान तो देना पड़ेगा भाई, हाँ? जी सर। ठीक है। हाँ, देखो, यानी हमारा जितना स्क्रू ज्वाइंट है, हेलो, ऑयल लीकेज के लिए जितना भी स्क्रू ज्वाइंट है, वो थ्रेड में अगर कोई फॉरेन मटेरियल हो तो उसको हम लोग साफ कर लें। अच्छा सोचो, जिस बोल्ट नट से हम स्क्रू से टाइट कर रहे हैं और स्क्रू का जो खांचा रहता है, थ्रेड रहता है, वो अगर थ्रेड टूटा फूटा रहे तो उसके थ्रू या अनिबुन अगर सही से थ्रेड नहीं हो तो उससे तेल लीकेज हो सकता है कि नहीं लीकेज सकता है? बिल्कुल होगा सर, हमारे औजार भी बराबर प्रॉपर तरीके से सही होने चाहिए। अच्छा, अच्छा, एक चीज आप लोग सोचो, हम लोग ट्रांसफार्मर में जो है के कंजर्वेटर तक जो है हमारा हवा पहुंचता है, उसके थ्रू तेल में भी हवा पहुंचता है, वो हवा ब्रीदर के थ्रू जाता है, सिलिका जेल के थ्रू जाता है, तो उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है सिलिका जेल। हाँ सर। यस सर। अच्छा, मान लो सिलिका जेल सही है, सिलिका जेल जो है अपने थ्रू जो एयर को भेज रहा है वो पूरा मॉइस्चर को साफ करके भेज रहा है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर में जहां जहां से ऑयल लीकेज होगा तो उस लीकेज पॉइंट से अंदर में एयर घुसेगा कि नहीं घुसेगा? घुस जाएगा सर। अब अगर उस अंदर समय में एयर घुस जाएगा तो जो ट्रांसफार्मर के ऑयल का जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो घट गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, सोचो, ट्रांसफार्मर के ऑयल के अंदर में मॉइस्चर घुसने का मतलब जो है ना, सिर्फ ऑयल का बीडी नहीं, अब वहां पर केमिकल रिएक्शन होने लगता है, और एयर उस तरह से ना केमिकल रिएक्शन होने लगता है, उस केमिकल रिएक्शन से ना बहुत सारा चीज बनने लगता है, कचरा बनने लगेगा, ऑक्सीडेशन होगा तो कचरा बनेगा, बहुत सारा गैस निकलेगा, ये सब बहुत खराबी होने लगता है, ठीक ना? तो ये सब पर भी हम लोग को ध्यान देना है। अच्छा, इस ट्रांसफार्मर ऑयल का बीडी भी टेस्ट करेंगे कि नहीं हम लोग? देखो, हम अभी नीचे से चल, धीरे धीरे चले, हेलो। तो इस ट्रांसफार्मर ऑयल का बीडी भी टेस्ट करने के लिए पहले सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। तो सैंपल कलेक्शन का तरीका क्या बताया था? हेलो, सैंपल करने का तरीका क्या बताया था? जिस बर्तन में सैंपल लेंगे उस बर्तन में यही ट्रांसफार्मर के ऑयल दे डाल के उसको हिला डुला के तेल अलग कर देंगे, बर्तन हमारा रेडी हो गया। उसके बाद जो ड्रेन वाल्व है, ड्रेन वाल्व को पहले खोलेंगे, हेलो, ड्रेन वाल्व को पहले खोलेंगे, ड्रेन वाल्व खोलने के बाद क्या होगा वहां पर? 1-2 लीटर तेल हाँ, कुछ कुछ तेल जो है वहां से हम लोग क्या करेंगे, करने देंगे। निकलने देंगे। उसके बाद जो है हम लोग फिर से क्या करेंगे, वहां पर तेल कलेक्ट कर लेंगे, और उसका बीडी भी जो है हम लोग जाके चेक करेंगे। बीडी भी कितना होना चाहिए मिनिमम? 30 सर, 30। हाँ, मिनिमम 30 के भी, ठीक ना? तो क्लियर हो गया ये चीज। अच्छा, उसके बाद जो है क्या करना है हम लोगों को, अगर ऑयल का लेवल, अच्छा, ऑयल का लेवल हम लोग को कहाँ दिखेगा? लेवल बॉक्स ऑयल लेवल गेज इसमें है, ऑयल लेवल कंजर्वेटर के अंदर ऑयल लेवल गेज के अंदर। कंजर्वेटर कंजर टैंक। कंजर्वेटर टैंक जो है उसमें ऑयल लेवल दिखेगा, टेम्परेचर के आधार पे किस लेवल पे रहना चाहिए। अब अगर ऑयल का लेवल कम है तो हमको जो वो इनलेट वाल्व था उससे हमको डालना है, तो वो डालने के लिए कौन सा ऑयल डालेंगे, फिल्टर्ड या बिना न्यू फिल्टर? फिल्टर न्यू फिल्टर्ड ऑयल फिल्टर्ड डालेंगे। ऑयल। हाँ, न्यू फिल्टर्ड ऑयल डालेंगे। मिनिमम बीडीबी कितना होगा? 30 के भी। 30 की भी। चलो, तो ऑयल का हो गया। अगर बीडीबी कम जाएगा
तो अच्छा बीडीबी कमने का कारण क्या है? भाई कचरा मॉइस्चर अशुद्धि आ जाना। कमजोर हो जाता। ठीक है, चलो। मॉइस्चर ज्यादा हाँ, उसके बाद देखो हमारा मतलब अगर आयल में मॉइस्चर हो जाएगा तो हम लोग को वही प्यूरिफाई कर देना है। इंसुलेशन फिट। अच्छा, चलो एक बात हो गया। और अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट क्या होगा? हाँ 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 हाँ, अच्छा, फ्लैश पॉइंट एक होता है। अच्छा, इसको तो बाद में बात करेंगे हम लोग, तेल में करेंगे। अच्छा, अभी हम लोगों को क्या क्या चेक करना है मेंटेनेंस में? हेलो, अभी हम लोगों को एटी के मेंटेनेंस में और क्या क्या देखना है बता दे रहा हूँ। बस 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। एक मिनट रुकना, 1 मिनट, 1 मिनट। सुन, बोलो बोलो सुनो बोलो। हेलो, एक एक हेलो, एक हम स्क्रीन पे ला रहे हैं मेंटेनेंस क्या करना है, वो हम स्क्रीन पे ला रहे हैं, ठीक ना? एक एक तरफ से हम लोग चलेंगे पूरा। स्क्रीन पे कुछ नजर आया? सर मंथली शेड्यूल मंथली शेड्यूल, महीना में एक बार विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ट्रांसफर करना है, ट्रांसफार्मर करना है विजुअल। यानी कहीं पर ऑयल लीकेज है क्या, कहीं पर ऑयल लीकेज है क्या, ये तो बात हो गया था हमारा, ठीक ना? लेकिन दूसरा, हेलो हेलो, अभी हम लोग एलवी बुशिंग का टर्मिनल और एचवी बुशिंग का टर्मिनल देखे थे। हाँ सर। वहां पर क्या क्या गड़बड़ी हो सकता है? रस्टेड हो सकता है, फ्लैश मार्क हो सकता है, ओवर हीटिंग का मार्क हो सकता है। तो उसके लिए चेक करेंगे। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट में क्या बोलता है? क्लीन द ट्रांसफार्मर्स एक्सटर्नली, कंजर्वेटर टैंक, बुशिंग एंड टैंक। यानी ट्रांसफार्मर का टैंक है, ट्रांसफार्मर का बुशिंग है, ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर है, ट्रांसफार्मर के यहाँ जो वेंट पर लग गया है, जितना वहां सामान है सबको सूखा कपड़ा से साफ करना है कि नहीं करना है? यस सर ठीक है। उसके बाद सिलिका जेल जो है, सिलिका जेल ब्रीदर है, उसको चेक करेंगे। सिलिका जेल ब्रीदर में जो सिलिका जेल का अगर कलर चेंज हो गया है तो उसको रिप्लेस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। उसके बाद जो है सिलिका जेल ब्रीदर में नीचे देखा था एक ऑयल का कप रहता है ना, नीचे से लोहा का ढक्कन टाइप का था ना, नीचे से कप यस टाइप सर का, उसमें ऑयल रहता है। अगर ऑयल घट गया हो तो उसमें टॉप अप करेंगे कि नहीं करेंगे ऑयल को? सर ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो एचटी जो बोले थे ड्रॉपर का 7 mm का ड्रॉपर आया था, एचटी बुशिंग में लगा था, और फिर ट्रांसफार्मर का एलटी बुशिंग निकला, वहां से जो है केबल कनेक्शन करके ले जाएंगे। तो ये सब कनेक्शन का टाइटनेस चेक नहीं करेंगे क्या? करेंगे ठीक है। वैसे देखो हम लोग तेल का बात करते हैं ना, 60 kg वाला ही जो है ना हम लोग यहाँ भी ऑयल जो है डालते हैं, जो ट्रांसफार्मर वाला ऑयल रहता है वही ऑयल को भी हम लोग यहाँ पर डालते हैं। अच्छा, अभी आप लोग डीओ फ्यूज असेंबली देखे थे, वो रॉड जो था, हाँ सर। तो उस रॉड को नहीं चेक करेंगे, विजुअली चेक नहीं करेंगे कहीं कनेक्शन में ओवरहीटिंग तो नहीं है, हैं? उसके बाद नीचे जो भी एक आदमी खड़ा था उसके बगल में स्विच था ना, ये फ्यूज था ना, आईसीडीपी आयरन के लिए डबल पोल स्विच। हाँ सर। तो वहां पर ओवर हीटिंग का मार्क, प्रॉपर रेटिंग का फ्यूज लगा हुआ है कि नहीं है? ये देखो यहाँ इस 8वां नंबर पॉइंट में देखो क्या लिखा है, ओवर हीटिंग ऑफ लग्स, यूज प्रॉपर रेटिंग फ्यूज एंड लूज कनेक्शंस, इसको चेक करना है। यूज फ्यूज वायर 20 SWG फॉर 30 एम्पियर। यानी मार्ग इस 80 से अगर 34 एम्पियर का लोड कनेक्ट रहेगा तो वहां पर जो फ्यूज वायर होगा वो 20 SWG का। लेकिन अगर 24 एम्पियर का अगर आपको लोड कनेक्ट रहेगा तो 22
SWG का, SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या वायर गेज, ठीक ना। उसके बाद 9वां नंबर तो बात हो गया चेक कॉशन बोर्ड एंड एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस, इसके बारे में भी बात हो गया है। क्वार्टरली शेड्यूल में क्या दिया है, देखो यहाँ क्वार्टरली शेड्यूल में क्या क्या दिया है, जितना पॉइंट मंथली में था सब चेक कीजिए, जितना पॉइंट मंथली में था सब चेक कीजिए। उसके बाद बोलते हैं चेक द कंडीशन ऑफ डीओ फ्यूज बैरल एंड फ्यूज एलिमेंट, वो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद आर्किंग हॉर्न, हेलो आर्किंग हॉर्न जो है उसका गैप चेक करना है। 16.5 सेंटीमीटर। आज के डेट में क्या किया है, ये आर्किंग हॉर्न कैसे लगाया है बता रहा हूं, देखो देखो ये हम इंसुलेटर बनाए, हेलो यस सर। इंसुलेटर बनाए, जी देखो यहाँ पर हम आर्किंग हॉर्न का रॉड देखो लगा दिए। आर्किंग हॉर्न कितना लगा दिए हैं, यहाँ कितना रॉड लगाए हैं, 3 नहीं लगाए हैं, 3 हो गया। एक इधर 4 हो जाएगा। सर देखो लगा दिया। ऐसा ये 9 टन इंसुलेटर है, ये जो बुशिंग इंसुलेटर था ना, बुशिंग इंसुलेटर, उस इधर देखो 82.5 mm गैप कर दिया और इस तरफ 82.5 mm गैप कर दिया। तो देखो दोनों तरफ से 82.5 हो गया ना गैप, ये गैप चेक करना है। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। हेलो, मतलब 9 टन जो बुशिंग इंसुलेटर के एक ही तरफ 16.5 सेंटीमीटर का गैप था, उसको 82.5 mm 2 पार्ट में, ऐसे देखो मेरा हाथ देखो दिख रहा है, ऐसे ऐसे गैप कर दिया। ये देखो मेरा हाथ दिख रहा है, 2 गैप दिख रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन में, ये होगा। चलो अच्छा है, 80 मास्ट जिस फाउंडेशन में है उस फाउंडेशन को आप लोग चेक नहीं कीजिएगा, उस करेक्ट हो गया है, चेक करेंगे। हैं? अच्छा, उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर के पास जो है खड़ा होंगे तो हमिंग साउंड घनघनाता रहता है, वो नहीं चेक करेंगे। हेलो, अभी देखो हाफ ईयरली शेड्यूल है, हाफ ईयरली शेड्यूल है। अच्छा जी एक चीज बताऊं, वो जो हम लोग अभी तिरछा एक रॉड था जिसके थ्रू पावर सप्लाई फ्यूज जा रहा था 80 में सप्लाई, वो फ्यूज वो डंडा नहीं गिरा, वो डंडा नहीं गिरा, लगा हुआ है, लेकिन अंदर का फ्यूज मान लो गल गया। कभी कभी ऐसा होता है, जनरली क्या होता है फ्यूज मेल्ट जब ही होगा ना, वो डंडा नीचे की ओर लटक जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है जो मान लो डंडा लगा हुआ है लेकिन फ्यूज अंदर चला गया। अगर ऐसा हो जाए तो आप कैसे पता कीजिएगा कि फ्यूज चल गया है या कि सही है। हेलो, कैसे पता मास कीजिएगा। में मास में कान देकर मास्क उसका में कान देकर एवरीथिंग। हाँ, मास्ट में इसे कान सटाएंगे ना, हेलो मास्ट में इसे कान सटाएंगे, अगर फ्यूज सही रहेगा ना, घर पूरा आवाज आता रहेगा, घनघनाता हुआ आवाज आता रहेगा। और मास्ट में कुछ आवाज नहीं आ रहा है, इसका मतलब अपना फ्यूज गया। चला ठीक गया। है, हाँ बीडीबी चेक कर लिया। अच्छा यहाँ पर जो आपका एचवी बुशिंग का जो टॉप था, उस कनेक्शन को क्या करना है, पहले खोल लेना है। हेलो, अब आईआर वैल्यू चेक करना है ना हम लोग को। हेलो, आईआर वैल्यू चेक करना है कि नहीं करना है। यस सर। तो हम लोग का एचवी बुशिंग का जो टर्मिनल था, उस टर्मिनल का जो कनेक्शन जो ना 7 mm वाला जो वायर आया था, उस वायर को पहले खोल देंगे और उस बुशिंग को पूरा साफ सुथरा कर देंगे उस पॉइंट को। और सेकेंडरी साइड में जो एलटी का जो 2 बुशिंग था ना, एलटी बुशिंग, उसका भी जो है कनेक्शन खोल देंगे और उस पॉइंट को साफ सुथरा कर देंगे। अब क्या करेंगे,
जो HV बुशिंग का जो टॉप टर्मिनल है उससे और अर्थ के बीच में IR वैल्यू चेक करेंगे, और LV का जो बुशिंग था उसके और अर्थ के बीच में IR वैल्यू चेक करेंगे, और HV टर्मिनल का जो बुशिंग ऊपर वाला है और LV टर्मिनल का जो बुशिंग है इस दोनों के बीच में IR वैल्यू चेक करेंगे। अब कितना, जो HV से अर्थ में जो चेक करेंगे, हेलो, HV से अर्थ में चेक करेंगे और HV से LV करेंगे, ये 2.5 किलो वोल्ट के मेगर से करेंगे, 2.5 केवी मेगर से करेंगे। HV टू अर्थ और LV टू HV टू अर्थ और HV टू LV मिनिमम 200 मेगा ओम आना चाहिए, और LV टू अर्थ जो है मिनिमम 2 मेगा ओम आना चाहिए। स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर हो गया? देखो 25 केवी का इक्विपमेंट है, सीटी में भी हम लोग का, पीटी में भी यही था ना, HV टू अर्थ 200 मेगा ओम, LV टू अर्थ 200, सॉरी, HV टू अर्थ 200 मेगा ओम, HV टू LV 200 मेगा ओम, लेकिन LV टू अर्थ 2 मेगा ओम था ना। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग जो कितना चेक सेकेंडरी वोल्टेज ऑन ईच टैप, मतलब हम लोग टैप चेकिंग करेंगे। पहले टैप जो नो लोड में और फुल लोड में जो है कितना आपका वोल्टेज दे रहा है वो चेक करना है। अच्छा, अर्थ रेसिस्टेंस हम लोग बात कर चुके हैं। ईयरली शेड्यूल में क्या करता है, छठा में सुनो, आयर जो अर्थ रेसिस्टेंस 6 महीना में चेक किया। ईयरली शेड्यूल में क्या किया है, मंथ, क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली सब जोड़ लिया। ईयरली में एक्स्ट्रा पॉइंट, चेक वाइंडिंग कंटिन्यूटी एंड ऑल टैपिंग्स। हेलो, चेक वाइंडिंग कंटिन्यूटी ऑन ऑल टैपिंग्स। जितना आप लोग देखे थे ना, 1 3 4 5 6 7 ऐसे करके था ना, तो सभी के बीच में वाइंडिंग का कंटिन्यूटी है कि नहीं है, वो वाइंडिंग कंटिन्यूटी जो है मल्टीमीटर से चेक करना है। उसके बाद टैप चेंजर था ना ट्रांसफार्मर में, हेलो, एटी में टैप चेंजर था ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नोट कर लेंगे जो ये टैप किस नंबर में लगा हुआ है। हेलो, ये टैप चेंजर जो है किस टैप में सेट है वो पहले लिख लेंगे। उसके बाद उस टैप चेंजर को बायां दायां फुल स्विंग में जो है, बॉटम से अपर वाला, लोअर से अपर वाला में पूरा रोटेट करके देखेंगे जो टैप चेंजर स्मूथली रोटेट हो रहा है कि नहीं। ठीक ना, वो चेक करने के बाद फिर से जिस टैप में लगा हुआ था नोट करके रखे, उसी टैप में लगा देंगे। क्लियर हुआ? हेलो, अब उसके बाद होता है चेक डिजोल्व गैस एनालिसिस ऑफ ट्रांसफार्मर आयल एंड पोलराइजेशन इंडेक्स। तो ये दो अलग अलग चीज है, दो अलग अलग चीज है। एक क्या है आपका, चेक डिजोल्व गैस एनालिसिस ऑफ ट्रांसफार्मर आयल, गैसेस शुड बी इन परमिसिबल लिमिट, एंड पोलराइजेशन इंडेक्स इसके बारे में अलग होगा। क्या होता है वो हम ये देखो, ये पोलराइजेशन इंडेक्स, हेलो, ये पोलराइजेशन इंडेक्स और डीजीए गैस का जो टेस्टिंग है, ये हम आपका मेन ट्रांसफार्मर जब पढ़ाएंगे, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस, उस समय बता देंगे। ठीक है, अभी देखो ईयरली शेड्यूल में और क्या बचा, चेक द एसिडिटी ऑफ ट्रांसफार्मर आयल, चेक द एसिडिटी ऑफ ट्रांसफार्मर आयल। तो ये एसिडिटी डिफरेंट, सुनो, एक टॉपिक अलग से होगा, एक टॉपिक अलग से होगा, जो ट्रांसफार्मर का आयल है उस पे क्या क्या टेस्ट करना है और उससे क्या क्या पता चलता है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक ना, उसके बाद जो है जैसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में आप लोग रेशियो टेस्ट किसका करते थे, वोल्टेज का करते थे ना। तो तो यहाँ पर हेलो, यहाँ पर एक्सुलरी ट्रांसफार्मर में भी जो है ना हम लोगों को ये करना है, वोल्टेज रेशियो टेस्ट करना है। HV वाइंडिंग में जो है, हेलो, HV वाइंडिंग में कुछ हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, AC वोल्टेज, और देखेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है कितना हमारा वोल्टेज आ रहा है। तो जो रेशियो है उसी रेशियो में आना चाहिए, है कि नहीं है, ये चेक करेंगे। उसके बाद पेंटिंग करना है, अगर हमारा AT का पेंटिंग करना है अगर जरूरत है तो। दूसरा बोलते हैं चेक ST एंड LT जंपर इट्स कनेक्शंस, ये तो बात हो ही गया। ST में जो जंपर आया है उसको चेक करना है, और LT में जो जंपर कनेक्शन है उसमें चेक करना है। अब देखो क्या है, ट्रांसफार्मर में खराबी हो नहीं हो, क्या बोलता है,
overhauling of transformer is normally undertaken either if it is faulty or at the end of 7 to 10 years of service. Overhauling of transformer can be done either in repair shop or through trade. मतलब क्या बोलता है, अगर आपका ट्रांसफार्मर कोई खराबी नहीं दे रहा है तब भी नियम क्या बोलता है, 7 से 10 साल के बाद जो है उसका ओवरहॉलिंग कीजिए। और दूसरा क्या बोलता है, अगर खराबी हुआ तब भी ओवरहॉलिंग कीजिए। ये ओवरहॉलिंग आपके यहाँ रिपेयर शॉप है उसमें कीजिए या थ्रू ट्रेड मतलब बाहरी से कीजिए, ठीक ना। तो अब आप लोग इतना ही समझिए। अब ये सब बहुत सारा स्टेप है, चलो ये बहुत सारा स्टेप है, एक बार हम पढ़ ही देते हैं क्या क्या है। जो अगर किसी भी ट्रांसफार्मर का पीओएच का और करना है, पीओएच का फुल फॉर्म क्या है मालूम है? हेलो, पीओएच का अजमेर, पीओएच पीरियडिकल ओवरहॉलिंग, क्या है इसको? पीरियडिकल ओवरहॉलिंग लिख लीजिए, पेरियोडिकल ओवरहॉलिंग, OVERHAULING, पीरियडिकल ओवरहॉलिंग। क्लियर हुआ? ट्रांसफर ओवरहॉलिंग पीओएच का मतलब क्या हो गया? पीरियडिकल ओवरहॉलिंग। तो पीरियडिकल ओवरहॉलिंग के लिए क्या बोलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव एज मच डर्ट एज पॉसिबल पार्टिकुलरली अलाउंग द ट्रांसफार्मर टैंक रेडिएटर। मतलब क्या बोलता है, ट्रांसफार्मर टैंक रेडिएटर बुशिंग उशिंग जितना के पास धूल धक्कर डर्ट वर्ट है उसको पूरा साफ सफाई कर दीजिए। क्लियर? अगला पॉइंट क्या बोलता है? एक्टिविटीज टू बी डन ड्यूरिंग पीओएच। ड्यूरिंग पीओएच जो है क्या क्या एक्टिविटी आपको करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो है इस इक्विपमेंट का जो हिस्ट्री है, इस एटी का जो हिस्ट्री था उसको देख लीजिए। उसके बाद विजुअल इंस्पेक्शन करेगा, उस एटी का जो है विजुअल इंस्पेक्शन करेगा, कहीं पर टैंक क्रैक वैक तो नहीं हुआ है, कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं है, एचवी बुशिंग और एलवी बुशिंग का जो है वो क्रैक तो नहीं है, एचवी बुशिंग और एलवी बुशिंग में जो इंसुलेटर लगा है वो क्रैक या उसमें डिस्क तो टूटा उटा नहीं है, सिलिका जेल का कंडीशन क्या है, उसका कंटेनर का कंडीशन क्या है, इसको चेक करेगा। ट्रांसफार्मर से जो कंजर प्लग आयल के पाइप जो कंजर्वेटर सॉरी मेन टैंक से जो कंजर्वेटर तक, मेन टैंक से जो कंजर्वेटर तक जो आपका कनेक्शन जिस पाइप से जाएगा उस पाइप में कहीं तेल लीकेज है क्या, जहां जहां ज्वाइंट है वहां पर चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो है चेक द थ्रेड कंडीशन ऑफ फिल्टर इनलेट एंड आउटलेट वाल्व ड्रेन प्लग एंड, ये सब जो है अब थ्रेड वाला बात हो गया था। जितना भी गैसकेट वाशर है उसको चेक करना है। ऑयल लेवल इंडिकेटर का ग्लास साफ सुथरा है कि नहीं है, उसमें कुछ डैमेज हुआ है क्या चेक करना है। आर्किंग हॉर्न चेक करना है और जितना भी डिफेक्ट्स एंड डिफिशियंसी है उसको चेक करना। अच्छा, अभी जो आप लोग आर्किंग हॉर्न में देखे, एक इलेक्ट्रोड ऊपर से आ रहा था और एक नीचे से जा रहा था। हेलो, एक ऊपर से जा रहा था और एक नीचे से आ रहा था ना, ऐसा है ना अजमेर? हेलो, यस सर। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है ना, दोनों रॉड है ना, एक दूसरे के ऊपर में होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर में होना चाहिए। और इतना ही नहीं, कैसा होना चाहिए ये भी बता दे रहा हूं। दिखा पिक्चर, ये दोनों देखो पॉइंटेड है कि नहीं, वो दोनों का एंड जो है पॉइंटेड है कि नहीं है? जी हेलो, दोनों का पॉइंटेड है कि नहीं है? जी सर। सर। हाँ, तो दोनों रॉड एक दूसरे के ऊपर में तो होगा लेकिन दोनों पॉइंट एकदम पॉइंटेड रहेगा। कैसे करेगा? वो जो फ्री पेपर रेस पेपर रहता है ना, उसे घिस घिस के जो है ना एकदम पतला करके पॉइंटेड बना देंगे, ठीक है, मेंटेनेंस के समय में। चलो, अब जो है आपका जो है ये हेलो क्या बोलते हैं, जो एटी के ओवरहॉलिंग करने से पहले ना उसका आईआर वैल्यू चेक कर लिया जाता है। हेलो, आईआर वैल्यू चेक कर लिया जाता है। उसके बाद देखो
प्राइमरी वाइंडिंग में जो 2 टर्मिनल है, एक ऊपर में लगा है और एक नीचे जो है बॉक्स में लगा है, उस दोनों के बीच में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। मल्टीमीटर के द्वारा कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि नहीं। इसी तरह सेकेंडरी वाइंडिंग का जो दोनों एंड है ना, उस दोनों एंड में मल्टीमीटर लगाएंगे और चेक करेंगे क्या, जो कंटिन्यूटी है कि नहीं है। टैप चेंजर का फंक्शन बीडीबी वाइल टेस्ट कर लेंगे, पोलराइजेशन रेशियो ये सब बाद में चेक कर लेंगे, ठीक ना। ट्रांसफार्मर का डीजीए वाइल टेस्ट होगा, रेशियो टेस्ट ये सब होगा। या उसके बाद तेल क्या करेगा, तेल क्या करेगा, ड्रेन करके निकाल लेगा, टैंक कवर खोल लेगा पूरा, जितना कंजर्वेटर फिटिंग उटिंग है सब खोल खाल देगा, STLT बुशिंग भी हटा देगा, अर्थ लीड जो है ट्रांसफार्मर टैंक के बॉडी से जो है अर्थ लिंक है वो सब कर देगा, जितना केबल वोबल है सब जो है कर देगा। और जब ट्रांसफार्मर ओपन हो जाएगा तब जो है वाइंडिंग का वो इंसुलेशन टेस्ट करेगा, इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट करेगा। जितना भी कोर सपोर्ट बोल्ट है, उस बोल्ट जो सपोर्टिंग बोल्ट है उसमें कोई क्रैक है, जरूरत पड़ने से रिप्लेस कर सकते हैं। कोर वाइंडिंग लेमिनेशंस का क्या कंडीशन है वो चेक करेगा। अंदर में कहीं वाटर और या टैंक में कहीं कचरा सलद जिसको बोलते हैं ना वो चेक करेगा। उसके बाद जितना वाइंडिंग है, कोर है, उस सब को जो है ना तेल में डूबा रहता है ना, तो अभी क्या करेगा, ये वाइंडिंग और कोर है ना, उस सबको नया फिल्टर्ड वाइल के द्वारा जो है साफ सफाई कर देगा। कोर 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 का जितना बोल्ट है, टाइटन कोर बोल्ट्स एंड अदर फास्टनर्स टू सिक्योर द कोर एंड वाइंडिंग प्रॉपर्ली, एंड ये कोर और वाइंडिंग के जो हमारा नट बोल्ट रहता है ना, ये सबको पूरा प्रॉपर टाइटनेस चेक कर लेगा, ठीक ना। उसका बेक दी वाइंडिंग एंड कोर बाय कीपिंग इन ओवन एट ए टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, बेकरी जानते हो, बेकरी, बेकरी का नाम सुने हो? यस सर। क्या करता है वहां, पाव रोटी ब्रेड ये सबको बेक करता है ना। यस सर। तो ये जो हमारा वाइंडिंग है ना, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग और कोर है ना, उसको भी एक बेकरी यानी ओवन में रख दिया जाता है और 60 डिग्री टेम्परेचर पे जो है उसको हीट करता है। उससे क्या होगा, उसमें मॉइस्चर वाइस्चर जितना रहेगा ना सब समाप्त हो जाएगा। ऑब्जर्व डेली इंप्रूवमेंट इन अर्बन वाइंडिंग, ठीक ना। उसके बाद अच्छा अभी देखो, अभी मीटिंग समाप्त होगा तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी मीटिंग समाप्त होगा तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद बोलता है टैंक को हम लोग इनसाइड आउटसाइड से थ्रूली साफ करेंगे, अंदर में देखेंगे कहीं पर जो है फ्लैश मार्क है क्या, ये सब चेक करेंगे। जहां पर वार्निशिंग करना है टैंक के इनसाइड एरिया में वहां पर वार्निशिंग कर देंगे। ट्रांसफार्मर के बाहरी साइड को पेंट कर देंगे। जो ऑयल ड्रेन कॉक्स है और वाशर्स है, ये जो है ये सब जो ड्रेन वाल्व ये सब का वाटर वाशर है, ये सब जो है हम लोग चेक को टाइट वाइट कर लेंगे, ठीक ना। जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो टर्मिनल बॉक्स जिस स्टड से जो है आपका टाइट था, वहां पर ऑयल लीकेज हो रहा है कि ना, बोले ना सेकेंडरी वाइंडिंग का जो लीड्स निकलेगा टर्मिनल बॉक्स में, वहां पर ऑयल तो स्टड के द्वारा लीकेज हो सकता है ना, वो सब लीक प्रूफ के लिए चेक कर लेगा, ठीक ना। उसके बाद HV बुशिंग जो है उसका भी फिटिंग ऐसे ही चेक करेगा। और इनलेट आउटलेट भार्व जो है प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, ऑयल लीकेज के लिए उसको चेक कर लेगा। जितना बार भी ये टैंक खुलेगा, जहां पर भी गैसकेट लगा है, जहां पर भी वाशर लगा है, सब के सब वाशर गैसकेट को क्या करना है, नया कर देना है। हेलो, सबको नया कर देना है। उसके बाद जो इक्विपमेंट में अर्थ कनेक्शन है उसको टाइट कर देना है। अगर कोई जो टैप चेंजर का कंटेक्ट अगर मान लो घिस गया है, क्रैक हो गया है, खराब हो गया है, तो उसको चेंज कर देना है। वाइड लेवल इंडिकेशन ग्लास अगर मान लो इतना गंदा हो गया है कि जो सही से दिखेगा ही नहीं, साफ करने से भी नहीं होगा, तो आई लेवल इंडिकेशन ग्लास जो है आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये सिलिका जेल ब्रीदर को चेक करेंगे। रेडिएटर का ट्यूब जो है कंप्रेस्ड एयर से जो है पूरा सफाई करेगा। क्लीन दी रेडिएटर ट्यूब्स थ्रूली बाय कंप्रेस्ड एयर एंड हाई प्रेशर वाटर जेट इफ एप्लीकेबल। रेडिएटर ट्यूब और फिन्स में कोई डैमेज है कि नहीं चेक करेगा। वही जो कंजर्वेटर टैंक है उसको भी पूरा साफ सुथरा करना है? इसमें कोई डैमेज उमेज है क्या, ये सबको चेक करना है, ठीक ना। उसके बाद सब चीज हो जाएगा। जो हमारा वाइंडिंग वाइंडिंग जितना है सब के सब जो है हमारा, अगर मान लो पूरा ड्राई हो गया, सब चीज रेडी हो गया, तब क्या करेंगे, वैसे ही पड़ा रहने देंगे कि रीअसेंबल करेंगे?
रीअसेंबल करेंगे सर। हाँ, अब रीअसेंबल करेंगे और टैंक में जो है कोर और हम लोग वाइंडिंग को डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑयल जो है हमारा नया ऑयल जो है वो डाल देंगे, समझे ना। और उसके बाद और जितना हेलो जितना एसेसरी है सबको फिटिंग उटिंग सब लगा देंगे। उसके बाद फिर से जब सब पूरा सेट हो जाएगा तब फिर से हम लोग क्या करेंगे, HV LV वाइंडिंग के बीच में मैगरिंग करेंगे, HV अर्थ LV अर्थ के बीच में मैगरिंग करेंगे, दोनों वाइंडिंग का कंटिन्यूटी चेक करेंगे, रेशियो टेस्ट करेंगे। इनकमिंग सप्लाई में वोल्टेज अप्लाई करके आउटगोइंग में कितना सप्लाई मिला है उसका रेशियो टेस्ट करेंगे, वोल्टेज आउटपुट अलग अलग टैप पे कितना मिला है उसको चेक करेंगे। ये सब चीज जो है हम लोग करेंगे। आयर वैल्यू तब जा BD सब ले लेंगे। आर्किंग हॉर्न का हम लोग जो आर्किंग हॉर्न जो है रिसेट कर दिया जाएगा अगर गड़बड़ है तो, जो चेक चेक करके, समझे ना। ये सब चीज करने के बाद जो है हमारा रीअसेंबल होगा, समझे ना। जानते हो यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ दिखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइफ ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो ये ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर है, कुछ कॉमन। मॉइस्चर, लाइफ ऑफ एक्सिलरी ट्रांसफार्मर इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स: मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सॉलिड इम्प्यूरिटीज, वार्निसेस, स्लैकनेस ऑफ वाइंडिंग। मॉइस्चर के बारे में बात कर लिए हैं। ऑक्सीजन अंदर घुसेगा तो वो क्या करेगा ना, ऑक्सीडेशन कर देगा, कचरा बनाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस फॉर्म करेगा।